आतंकवाद के खिलाफ जब बात आती है लड़ाई करने के लिए, काउंटर टेररिज्म के लिए, तो बड़े बड़े देश बहुत बड़ी बड़ी बातें जरूर करते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते हैं। सिर्फ महज बातें ही होती हैं बड़े देशों के द्वारा, डेवलप्ड नेशंस के द्वारा, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे पास यूएन है, यूएनएससी है, लेकिन फिर भी काउंटर टेररिज्म को लेके ज्यादा स्ट्रिक्ट मेजर्स नहीं उठाए जाते। पर वहां पे भारत इकलौता देश है जो कि इस मुद्दे को, आतंकवाद के मुद्दे को बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंटली रेस करता है बहुत सारे फोरम्स पे। तो दोस्तों, मैं आप सबका बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं आज के एडिटोरियल की चर्चा में। डेट है आज की 9 नवंबर 2022 और जैसे कि आप जान ही गए होंगे कि आज हमारा लीड आर्टिकल रहेगा सुहासिनी हैदर जी का, भारत के द्वारा काउंटर टेरर डिप्लोमेसी की हम बात करेंगे। हमारे लीड आर्टिकल में ये हिंदू में आया है और ये आईआर से संबंधित है। फिर एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे सोशल जस्टिस से संबंधित। अब क्योंकि इकोनॉमिक जो ईडब्ल्यूएस कोटा है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने 3/2 वर्डिक्ट के हिसाब से मेजॉरिटी जो बेंच था उसने ये फेवर करा है कि जो ईडब्ल्यूएस कोटा है ये वायलेट नहीं करता जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन है, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। यहां पे ये जो आर्टिकल आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं, तो ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है, हिंदू में नहीं आया, इंडियन एक्सप्रेस में आया था। यहाँ पे शायद में भी टाइपिंग एरर हो गया हो। ये आर्टिकल सतीश देशपांडे जी का है, उनके द्वारा लिखा गया है, जहां पे वो थोड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को। तो इसको हम समझेंगे, यानी कि एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी हमको समझना बहुत जरूरी है। अभी तक हमने पर्सपेक्टिव समझा है कि ईडब्ल्यूएस कोटा जो है वो वायलेट नहीं कर रहा आपके बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को। यहां पे हम एक और डायमेंशन समझने वाले हैं। जितने डायमेंशन हम समझेंगे, जितने लोगों के ओपिनियंस को हम समझेंगे, उतना ही हमारे लिए बेहतर है, उतना ही हमारा ब्रेनस्टॉर्म भी होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वील टॉक अबाउट द रोल ऑफ सोशल मीडिया। नाउ दिस टॉपिक इज वेरी important as far as GS2 as well as GS3 is concerned, because again social media के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हमारे इंटरनल सिक्योरिटी से भी काफ़ी सिग्निफिकेंटली रिलेटेड होते हैं। बात यहाँ पे करेंगे कंटेंट मॉडरेशन के बारे थ्रू को रेगुलेशन। चलिए, और जो क्वेश्चन ऑफ द डे होगा दैट विल बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो एज यू ऑल नो। नाउ बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, आई मस्ट लेट यू नो दैट दोस्तों, हमारे कुछ कोर्सेज हैं जो कि हम एक्सक्लूसिवली रन करते हैं और अभी प्रमोट भी इस करके कर रहे हैं, ताकि आप हमारे मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, जो हमारे मेंस की टेस्ट सीरीज है, ये जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हम करते हैं उसमें जुड़ सकते हैं। चलो, ये जो आप वीडियो रोज शाम को देखते हैं ये तो चलो एक फ्री ऑफ कॉस्ट है कि आप ये जो टेलीग्राम ग्रुप का मेंबर बनते हैं, एडिटोरियल्स विद मेंस आंसर राइटिंग। लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं कि भाई हमको, आप चाहे हमसे पैसे ले लीजिए 1500, 2000, 2500, लेकिन आप हमको एटलीस्ट इवैल्यूएशन तो करिए। अब फ्रैंकली स्पीकिंग, अब इतने सारे बच्चे टेलीग्राम ग्रुप में हैं, सबका हम इवैल्यूएशन नहीं कर पाते हैं। इसी के कारण हम बार बार कहते हैं कि टेलीग्राम ग्रुप में आप अपने आंसर्स पोस्ट करें, पीयर टू पीयर रिव्यू है, और साथ में मॉडल आंसर आप देख के अपना आंसर का डायरेक्शन आपको मिल सकता है कि कैसा आंसर फ्रेम करना है। लेकिन अगर मैं बात करूं आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की, तो हमारे पास बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है यूपीएससी 2023 मेंस टेस्ट सीरीज का, जो कि 6999 पे अवेलेबल है, जहां पे काफी कॉम्प्रिहेंसिवली आपको टेस्ट किया जाएगा। आपको मॉडल आंसर सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड रहेंगे वीडियो के माध्यम से, और साथ के साथ आपके हर एक आंसर को काफी डिटेल्ड इवैल्यूएशन और फीडबैक भी मिलेगा। एंड साथ के साथ एक और बहुत अच्छा कोर्स है, 48 डेज मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, जो आयुष सर इस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं। आयुष सर, जैसे कि आप जानते ही होंगे, हमारे फैकल्टी हैं, पॉलिटी एंड गवर्नेंस पढ़ाते हैं स्टीपी क्लासेस में, और साथ के साथ वो रोज दोपहर को 12 बजे मंडे टू थर्सडे आपके सामने क्वेश्चन लेके आते हैं, GS1, GS2, GS3, GS4 फ्रॉम मंडे टू थर्सडे रिस्पेक्टिवली। तो वो ये प्रोग्राम को रन कर रहे हैं। आप चाहें तो इस प्रोग्राम का भी हिस्सा बन सकते हैं। बहुत नॉमिनल कॉस्ट है 4999 की। और ये कॉस्ट के साथ एक और इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि दोनों ही कोर्सेज सितंबर 2023 तक वैलिड रहेंगे, जब तक आपके मीन्स नहीं खत्म हो जाते हैं। और इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके और ज्यादा आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और इस कोर्सेज का हिस्सा बन सकते हैं। नाउ, नो कंसेंसस इज डिरेलिंग काउंटर टेरर डिप्लोमेसी। नाउ व्हाट हैपेंड लास्ट मंथ that India had hosted a special session of the UNSC as far as the CTC, the Counter Terrorism Committee is concerned, मुंबई में भी और न्यू दिल्ली में। Now we have been victims of terrorism, चाहे हम वो पार्लियामेंट अटैक्स की बात करें जो 2001 में हुआ था, चाहे वो हम ताज टेरर अटैक्स की बात करें जो 2008 में हुआ था। वी हैव बिन विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म एंड ऑफ कोर्स वी हैव, जो हम टेररिज्म फेस कर रहे हैं, जो आतंकवाद हम फेस कर रहे हैं, ये हम भारत के द्वारा स्पॉन्सर टेररिज्म नहीं है। ऑब्वियसली वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम, द मेनेस ऑफ टेररिज्म फ्रॉम थैंक्स टू आवर नेबर पाकिस्तान। नाउ, अभी चलो आतंकवाद की हम बात करें तो आतंकवाद भी बहुत इवॉल्व हो रहा है।
नई टेक्नोलॉजीज इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं टेररिस्ट। हम साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस की बात करें, हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, नए नए तौर तरीके हैं जो टेररिस्ट हैं वो इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। और यही हमारी कोशिश रही थी कि इस काउंटर टेररिज्म कमेटी की मीटिंग पे भी हम जो नए और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उसके ऊपर भी एम्फेसिस ले कर सकें। और ये एक रिजॉल्व भी दिखाता है हमारी काउंटर टेरर डिप्लोमेसी को लेके कि हम कितने सीरियस हैं जब बात आती है आतंकवाद की। नाउ अब इसी महीने के एंड में एक ऐसी मीटिंग होने वाली है, 3rd एडिशन होगी ऑफ द नो मनी फॉर टेरर। ये कॉन्फ्रेंस रहेगी जो कि आने वाले समय में जो टेरर फाइनेंसिंग की मोड्स है उसको कैसे काउंटर किया जा सकता है, कैसे कर्व किया जा सकता है, उसके ऊपर एम्फसाइज किया जाएगा। और दिसंबर ऑफ दिस ईयर, जैसे कि आप जानते हैं, हमको 2 साल की नॉन परमानेंट मेंबरशिप मिली थी यूएनएससी की। नाउ दैट नॉन परमानेंट मेंबरशिप will end by the 31st of December 2022. Nevertheless, इसी साल दिसंबर में we are taking over the UNSC presidency for the last time before our 2-year terms ends. And we will be chairing a special briefing on the global counter-terrorism architecture, looking at the challenges ahead. So कहने का मतलब ये है कि काउंटर टेररिज्म डिप्लोमेसी हमारी काफी स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट दिखाई दे रही है। इतने सारे फोरम्स पे हम इन मुद्दों को डिस्कस कर रहे हैं, केवल आतंकवाद के बारे में नहीं डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हम इमर्जिंग जो नई टेक्नोलॉजीज हैं जो कि आतंकवादी जो है इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं उनके बारे भी हम डिस्कस कर रहे हैं। अब बात करें GWOT की, यानी कि ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म। अब ट्विन टावर अटैक हुआ है ना, अगर हम आज से 20-21 साल पुरानी बात करें, 9/11 अटैक्स की हम बात करें, ट्विन टावर अटैक्स हुआ। अमेरिका ने बोला कि भी हम वॉर लॉन्च कर रहे हैं ऑन टेररिज्म। ठीक है, अमेरिका ने इन्वेड किया, अफगानिस्तान में इन्वेड किया, इराक में इन्वेड किया कि भाई जो आतंकवादी है वो यहीं पे बैठे हुए हैं, इन्होंने हमारा नुकसान करा है, इतने सारे लोग मारे हैं। अब जब अपने पे मुसीबत आती है तो आप वॉर ऑन टेररिज्म की बात करते हैं, लेकिन जब दूसरों पे मुसीबत आती है तो आपको कुछ नहीं दिखाई देता। 2001 में चलो ट्विन टावर अटैक्स हुए, लेकिन व्हाट हैपेंड ऑन द 24th of December 1999? IC-814 की हाईजैकिंग हुई थी। जी हाँ, वही एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस जो कि काठमांडू जा रही थी, उसको बीच रास्ते में से हाईजैक कर लिया जाता है। और जो हाईजैकर्स होते हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मसूद अजहर को आप रिहा करें, भारत सरकार के पास मसूद अजहर है, उसको रिहा करें, और तभी जाके हम लोगों को यहाँ पे जिनको हमने हाईजैक किया है, जिनको भी हमने बंदी बनाया हुआ है, उनको हम तभी रिहा करेंगे। और ये सब तमाशा होता है 1999 में। और इस सब तमाशे के बीच में हमने, भारत सरकार ने, उस वक्त अटल जी हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि हम कुछ प्रेशराइज करें ताकि इस तरह के जो आतंकवादी हैं, मसूद अजहर जैसे जो आतंकवादी हैं, वो ऐसे खुले में ना फिरें। लेकिन तब किसी ने भी हमारी मदद नहीं करी थी। ना अमेरिका ने हमारी मदद करी थी, ना यूके ने हमारी मदद करी थी, ना रशिया ने हमारी मदद करी थी। लेकिन जब अमेरिका पे खुद पे पड़ी, जब मुसीबत आई, तो अमेरिका ने बोला वॉर ऑन टेररिज्म। लेकिन किस बात की वॉर ऑन टेररिज्म? आज तो 22 भी खत्म होने वाला है, 2022, लेकिन व्हाट हैपेंड इन 2021? आपने तो अपना बोरी बिस्तरा बांध के आप तो चल पड़े, है ना, क्योंकि अब जो बाइडेन ने बोला कि भी हम तो फकीर बंदे, हम तो बोरी बिस्तरा बांध के चल पड़ेंगे यहाँ से, हमने तो लड़ाई नहीं लड़नी है, हमको कोई मतलब नहीं है तालिबान से, हमको कोई मतलब नहीं है कि इराक में क्या हो रहा है, सीरिया में क्या हो रहा है। तो कहां गया आपका रिजॉल्व वॉर ऑन टेररिज्म का? ठीक है, हम अपनी लड़ाई फिर भी अकेले लड़ते आ रहे हैं। इवन दिस सो कॉल्ड वॉर ऑन टेररिज्म जब इसको लॉन्च करा गया था, पाकिस्तान उस वक्त भी अमेरिका का बहुत अच्छा दोस्त था, और पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती बनती रहती है, बिगड़ती रहती है। अभी फिर से पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में हम देख रहे हैं दोस्ती फिर से बन रही है। चाइना भी पाकिस्तान का बहुत पुराना मित्र है, ठीक है, और इसके चलते ये बात को चाइना भी बहुत अच्छी तरह से इंश्योर करता है कि यूएनएससी के प्लेटफॉर्म पे, यूएनएससी के फोरम पे जब बात की जाती है ड्रेडफुल टेररिस्ट्स की, जो कि इंडिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन चाइना फिर भी अपनी वीटो पावर को मिसयूज करके उन टेररिस्ट को लिस्ट नहीं करता, डेजिग्नेट नहीं करता एज द मोस्ट थ्रेटेंड टेररिस्ट। ठीक है, अब चाहे वो बात हम मसूद अजहर की करें, चाहे वो बात हाफिज सईद की करें, तो पाकिस्तान का तो ये कहना है कि हाफिज सईद एक सोशल वेलफेयर वर्कर है। ठीक है, वो तो एक सोशल वर्कर है और वो कोई टेररिस्ट नहीं है। तो चाइना को तो पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो चाइना क्यों अपनी वीटो पावर को मिसयूज करता है? क्यों नहीं वो डेजिग्नेट करता मसूद अजहर को और हाफिज सईद को एज टेररिस्ट? व्हाट आर द अदर कंट्रीज डूइंग? व्हाट आर द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज डूइंग? यूएसए क्या कर रहा है, यूके क्या कर रहा है, फ्रांस क्या कर रहा है, रशिया क्या कर रहा है?
ठीक है, कहने को तो इंडिया के साथ बहुत दोस्ती दिखाते हैं, लेकिन जब यहां पे एक्शन लेने का टाइम होता है तो आप क्या कर रहे हैं? और आप क्या कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान को आप ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में डाल देते हैं, वो भी आपने तमाशा बनाया हुआ है, कभी पाकिस्तान को डाल रहे हैं फिर पाकिस्तान निकल रहा है। तो हमको सिर्फ इस बात से तसल्ली दी जाती है कि देखो वो जो कंट्री है ना पाकिस्तान, जो कि टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है, जो कि टेररिज्म को एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी यूज करता है, उसको हम कोई नहीं FATF की लिस्ट में डाल देंगे। लेकिन व्हाट बियॉन्ड दैट? काउंटर टेररिज्म डजंट मीन पुटिंग some country into the FATF gray list or blacklist. The hard reality is that future of counter terrorism cooperation is going to be very less cooperative. जहां पे इतना ज्यादा हम अगेन अमेरिका और चाइना की कोल्ड वॉर के बारे बात कर रहे हैं, कंपटीशन के बारे बात करें, लेकिन वी हैव टू मूव ओवर ऑल दैट थिंग. वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट काउंटर टेररिज्म demands cooperation amongst all the relevant state actors. Only 2 or 3 countries can't keep on talking about counter terrorism. और ये जो रेजोल्यूशंस हैं, ये जो UNSC रेजोल्यूशन 1267 की बात करें, 1373 की बात करें, हम CCIT की बात करें, ये सब कन्वेंशंस और रेजोल्यूशंस किसी भी काम की नहीं है, सब आउटडेटेड हैं, टूथलेस हैं, बिकॉज जो मेन देश हैं, जो अगर हम P5 कंट्रीज की बात करें, उनका रिजॉल्व यहाँ पे इतना स्ट्रांग नहीं है. अगर हम बात करें डेफिनेशन की, ब्लरिंग ओवर डेफिनेशन की, टेररिज्म की डेफिनेशन को आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत तरह की डेफिनेशंस वहां पे दिखाई देंगी. अमेरिका की डेफिनेशन कुछ और होगी, UN की डेफिनेशन कुछ और होगी, लेकिन एग्जैक्टली में क्या टेररिज्म की डेफिनेशन क्या है वो किसी को कंक्रीटली नहीं पता. क्या हम ये कह सकते हैं कि रशिया ने जो यूक्रेन के ऊपर इन्वेड करा है, क्या वो भी किसी किस्म का आतंकवाद नहीं है? क्या वो भी तो एक किस्म का आतंकवादी है? ठीक है, स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म क्या होता है? वी डोंट नो. क्या इस बात की डेफिनेशन UNSC देगा? क्या इस बात की डेफिनेशन UN देगा? अब अगर ये बात मानी जाती है, रशिया ने बोला है कि भाई यूके की मदद के साथ, यूके ने यूक्रेन को मदद किया था और इनकी जो रशिया की जो ब्लैक सी फ्लीट थी, ठीक है, सेवास्टोपोल में जो कि सिचुएटेड थी, जो कि उड़ाई गई थी, वो यूक्रेन की जो ड्रोन के द्वारा उड़ी थी, इसमें बहुत सारी जो मदद थी यूके ने करी थी. तो क्या यूके का मदद करना यूक्रेन को, क्या ये भी एक फॉर्म ऑफ टेररिज्म है? क्या ये भी एक एक्ट ऑफ टेररिज्म है? अगर तो ड्रोन अटैक्स बाय द हुथीज ऑन द UAE एंड द साउदीज ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर, इफ दैट इज सेड टू बी अ टेररिस्ट अटैक, देन is this also said to be a terrorist attack? Because आफ्टर ऑल ये जो अटैक किया गया था ब्लैक सी फ्लीट के ऊपर, ठीक है, लेट्स नॉट फॉरगेट कि सेवास्टोपोल एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है. चलो क्रिमियन पेनिनसुला में है, क्रिमिया को रशिया ने इलीगली अनेक्स किया था, फाइन, लेकिन इस पोर्ट पे क्या होता है? ग्रेन्स को ऑफलोड किया जाता है, वीट को ऑफलोड किया जाता है, और इसी पोर्ट पे आपने रशिया के ब्लैक सी फ्लीट को उड़ाया. हम ये नहीं कह रहे कि रशिया बहुत इनोसेंट है, लेकिन क्या इस बात को भी हम एक्ट ऑफ टेररिज्म कह सकते हैं? क्योंकि जब ड्रोन अटैक्स की बात आती है, तो अगर हुथीज जो हैं अगर ड्रोन अटैक्स कर रहे हैं ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, तो वो टेररिज्म है. तो क्या ये टेररिज्म नहीं है? ये क्वेश्चन यहां पे सुहासिनी हैदर जी यहां पे उठाते हैं. अब ये हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि UN एक टूथलेस बॉडी है, ठीक है. अब UNSC इज नॉट एबल टू पास एनी मीनिंगफुल रेजोल्यूशन. जो चलो अब हम कहते हैं कि रशिया, चाइना, अमेरिका अपनी वीटो पावर को मिसयूज करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां पे रशिया वीटो नहीं भी यूज करता, जहां पे वेस्टर्न कंट्रीज अपना वीटो नहीं भी यूज करते हैं. उसके बावजूद भी UNSC इतने अहम मुद्दों के ऊपर रेजोल्यूशन क्यों नहीं पास कर पा रहा? ठीक है. अब बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी लॉस्ट ड्यू टू द UNSC's अदर प्रीऑक्यूपेशन हैज बीन द नीड टू मूव फॉरवर्ड ऑन इंडियाज प्रपोजल, जो कि इंडिया ने प्रपोज किया था. हम कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म की बात करें, ये भारत ने प्रपोजल दिया था इसको लेके 1996 में, मच बिफोर दिस ट्विन टावर अटैक्स हैपेंड, द 9/11 अटैक्स हैपेंड. बट बहुत ही कम प्रोग्रेस हुई है. अगर हम CCIT की भी बात करें, अभी भी हमको यह नहीं पता कि डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म क्या है. व्हाट आर द एज फार एज द कंसर्न्स ओवर द ह्यूमन राइट्स, अगर कहीं लड़ाई हो रही है, कहीं टेररिज्म है, अभी तक हम इस बात को डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं कि टेररिस्ट और फ्रीडम फाइटर के बीच में क्या फर्क है. ठीक है, तो क्योंकि आप अपने देश को, अपनी टेरिटरी को आजाद करना चाहते हैं, तो उसको आजाद करने के चक्कर में आप इनोसेंट सिविलियंस को मारें, तो वो तो टेररिज्म ही हुआ ना. ठीक है, तो फ्रीडम फाइटर वर्सेस टेररिस्ट के इसका जो डिस्टिंक्शन अभी तक हम नहीं समझ पाए हैं. हमने प्रपोजल दिया था CCIT का, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको बताना चाहता हूं क्योंकि CCIT की बात करी गई थी, तो हमने 1996 में इसका प्रपोजल दिया था. CCIT क्या है? एक प्रपोज ट्रीटी है जिसमें इंटेंशन क्या है कि भी किसी भी किस्म के जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के जितने भी फॉर्म है उसको क्रिमिनलाइज किया जाए. ठीक है, और किसी भी किस्म से कोशिश पूरी करी जाए कि जो आतंकवादी हैं, जो टेररिस्ट हैं, उनके जो फाइनेंशियर्स हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं, इस पूरे नेक्सस को कैसे ब्रेक किया जा सकता है, कैसे इनकी जो एक्सेसिबिलिटी है टू फंड्स एंड आर्म्स वो ब्रेक की जा सकती है. इस बात को लेकर हमने आज से इतने साल पहले, 26 साल पहले बात रखी थी, लेकिन आज तक कितनी सारी रेजोल्यूशंस इस कन्वेंशन के चलते पास करी गई हैं, उसके बावजूद भी कोई कंसेंसस नहीं आ पाया एज फार एज द अडॉप्शन ऑफ दिस कन्वेंशन इज कंसर्न.
नाउ द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, तो ड्रोन्स हैं, ड्रोन्स को इस्तेमाल, अब ड्रोन्स को आप शादियों में भी देखते हैं, वीडियोस बनाने के लिए, फोटोज खींचने के लिए ड्रोन्स को वहां भी यूटिलाइज किया जाता है। ड्रोन्स को आप चाहें तो एग्रीकल्चर में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। पर टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव एप्लीकेशंस भी हैं, नेगेटिव एप्लीकेशंस भी हैं। अब अगर इसकी नेगेटिव एप्लीकेशंस की बात करें तो ड्रोन्स को यूटिलाइज किया जा रहा है पैसे डिलीवर करने के लिए, ड्रग्स डिलीवर करने के लिए, इलीगली जो हथियार हैं वो सप्लाई करने के लिए, ठीक है, असला बारूद देने के लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर अब चलो एक कॉन्स्पिरेसी भी चली थी कोविड के चलते कि भी वायरस जो है वो बायो वॉरफेयर की बात चली थी कि चाइना ने जानबूझ के वायरस रिलीज करा है, ठीक है, टारगेटेड पॉपुलेशंस के लिए, लोगों को मारने के लिए। चलो अब बट दिस इज अगेन एन इमर्जिंग फॉर्म ऑफ टेररिज्म, बायो वॉरफेयर। वो कॉन्स्पिरेसी आई एम श्योर हम सबने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे होंगे 2020 में, ये जो कॉन्स्पिरेसी जो थ्योरी चली थी उस टाइम पे। नाउ वेदर दैट इज अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और वेदर दैट इज नॉट, दैट इज अ डिफरेंट डिबेट, बट द पॉइंट ओवर हियर इज दैट we're talking about the emerging forms of terrorism. So bio warfare is also an emerging form of terrorism. Artificial intelligence का इस्तेमाल किया जाता है, robotic soldiers की बात करें, कैसे artificial intelligence का misuse कर सकते हैं terrorist, ठीक है, because again at the same time maintaining anonymity, ठीक है, बिकॉज अगेन टेक्नोलॉजी का एक, चलो टेक्नोलॉजी के बहुत फायदे भी हैं, सोशल मीडिया के बहुत फायदे हैं, लेकिन एक सेंस ऑफ एनोनिमिटी भी तो है ना। आपको नहीं पता कि ये टेक्नोलॉजी यूटिलाइज करके आपके ऊपर अटैक कौन कर रहा है, आपको इंसान का नाम तो नहीं पता। आने वाले समय में क्यों हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि कोऑपरेशन ज्यादा दिखाने की जरूरत है? देखिए आने वाले समय में और बहुत सारे ऐसे मुद्दे होंगे जो कि हमको बहुत एफिशिएंटली डील करने पड़ेंगे। अब फॉर एग्जांपल हम क्लाइमेट क्राइसिस की हम बात करें, ठीक है, या अगर हम बात करें पैंडेमिक्स की बात करें या फूड शॉर्टेजेस की बात करें, इन सब मुद्दों के लिए हमको कोऑपरेशन दिखानी पड़ेगी, कलेक्टिवली काम करना पड़ेगा। इस करके बहुत जरूरी है कि एट प्रेजेंट हम अपने पर्सनल ईगोस को सेट अपार्ट करके, अपनी टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को इग्नोर करके कैसे हम काउंटर टेररिज्म के लिए जितने भी सारे के सारे स्टेट एक्टर्स हैं वो कंसेंसस बना के यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन बना सकें। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो क्यों नहीं CCIT के ऊपर ही, जो कि इंडिया ने कन्वेंशन प्रपोज किया था काउंटर टेररिज्म के चलते, क्यों नहीं उसको ही स्ट्रेंथन करें, क्यों नहीं उसका रिजॉल्व स्ट्रेंथन करें? बिकॉज आने वाले समय में हमारे पास चिंताएं और भी हैं टू वरी अबाउट, ठीक है, टू लुक अबाउट। सो ऑब्वियसली दिस इज वन थिंग विच वी ऑल और द होल वर्ल्ड, हम यहाँ पे काफी रिजॉल्व अपना पक्का करके इसके ऊपर काफी हम एम्फसाइज कर सकते हैं। चलिए, तो कुछ यहाँ पे और बातें भी हैं इस आर्टिकल में जो मैं भी इस पिछले स्लाइड में मिस कर गया था आपके साथ शेयर करना। यहाँ पे क्वेश्चन एक ये भी अराइज होता है कि जब हम टेररिज्म की बात कर ही रहे हैं तो अगेन यहाँ पे सुहासिनी हैदर कुछ बात पूछते हैं। अब हो सकता है कि आप इस बात को एग्री करें, हो सकता है आप इस बात को एग्री ना करें। क्या ये भी एक फॉर्म ऑफ टेररिज्म नहीं हुआ अगर अमेरिका ने सो कॉल्ड वॉर ऑन टेररिज्म की बात करके अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक्स लॉन्च करे? अब अमेरिका के पास कोई प्रूफ था नहीं था ये तो हम नहीं जानते, लेकिन सुहासिनी हैदरी यहाँ पे सवाल उठा रहे हैं। या पाकिस्तान के एरियल स्ट्राइक्स की बात करें अपनी खुद की ही आबादी के ऊपर, ठीक है, अगर हम स्वाट वैली की बात करें, बलूचिस्तान की बात करें, या अगर हम पुलवामा की बात करें, क्या वो भी एक्ट ऑफ टेररिज्म नहीं है? डेफिनेटली पुलवामा सुसाइड बॉम्बिंग इज एन एक्ट ऑफ टेररिज्म। या अगर हम इजराइल की बात करें, इजराइल भी जो रिलेंटलेसली बॉम्बार्ड कर रहा है बिल्डिंग्स को, स्पेशली इन द गाजा स्ट्रिप, या हम रशिया यूक्रेन की भी बात करें कि रशिया जितने सारे फाइटर्स को इन्वॉल्व कर रहा है, माना ये भी जाता है कि रशिया काफ़ी सारे लोगों को इन्वॉल्व कर रहा है, काफ़ी सारे ऐसे टेररिस्ट को इन्वॉल्व कर रहा है जो कि किसी ज़माने में अफगानिस्तान में थे, किसी ज़माने में तालिबान में थे, ठीक है, चेचनिया रिबेल्स की हम बात करें, तो क्या रशिया भी टेररिज्म को प्रमोट नहीं कर रहा? ये सब सवाल यहाँ पे आते हैं। तो ये बहुत जरूरी है ग्लोबल कम्युनिटी को इस बात को क्लैरिटी देना, कंसेंसस दिखाना कि दैट व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स टेररिज्म ट्रूली। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल, नाउ दिस इज बाय सतीश देशपांडे, इट इज नॉट अबाउट पॉवर्टी। तो ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया था। तो इस आर्टिकल में थोड़ा क्रिटिक है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को लेकर। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को हमने काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, EWS कोटा की जो बात हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे सतीश देशपांडे जी ये कहते हैं कि देखिए रिजर्वेशन, यानी कि अब चलो अफर्मेटिव एक्शन तो हम बहुत बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये तो सरकार का फर्ज बनता है ना। हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज की बात करते हैं, सरकार का फर्ज बनता है कि भी उन्होंने अफर्मेटिव एक्शन देना है, रिजर्वेशन देनी है, आरक्षण देनी है। किनको? जो कि अभी तक तो ये वेल एस्टैब्लिश बात थी, आज 2022 तक तो कि जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं। अब ये इकोनॉमिक क्राइटेरिया नई बात है जो भी आई है। सतीश देशपांडे कहते हैं कि जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन आइडिया ना वो तो खत्म हो चुका था, मर चुका था। मैं उनके व्यूज यहां पे बता रहा हूं, मेरे अपने व्यूज नहीं है, उनके अपने जो उनके व्यूज हैं वो आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं, एनालाइज कर रहा हूं। उन्होंने बोला कि ये जो आइडिया है रिजर्वेशन का, आरक्षण का, एंटी डिस्क्रिमिनेशन का, ये सब खत्म हो चुका था जब 2019 में सरकार ने ये, चलो सरकार ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तो नहीं दिया था, लेकिन ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो किया गया था। अमेंडमेंट हुई थी, 103rd अमेंडमेंट हुई थी, जहां पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS कोटा की बात करी गई थी।
अब यहां यानी कि सरकार ने कहा था कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया ही है जहां पे हम ये तय करेंगे कि भाई किसी व्यक्ति को, यानी कि जो +10% जो ईडब्ल्यूएस कोटा है, कि अब इकोनॉमिक क्राइटेरिया के हिसाब से हम तय करेंगे कि भाई किसको आरक्षण देना है, किसको नहीं देना। जो लोगों को ऑलरेडी मिल रहा है रिजर्वेशन, SC ST OBC जो रिजर्वेशन पहले मिल रहा है उनको मिलता रहेगा। लेकिन अगर उनकी भी इनकम 8 लाख से कम है तो वो ये वाला कोटा इन एडिशन नहीं अवेल कर सकते। डबल कोटा पॉलिसी नहीं है, या तो आप SC कोटा अवेल करें या फिर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा अवेल करें। ठीक है। अब देखिए, अब जहां पे बात रिजर्वेशन की आती है तो आमतौर पे अब देखिए, अब रिजर्वेशन जरूरी है, हमको ये बात का पता है, लेकिन आमतौर पे खास करके अब जनरल कैटेगरी के हम लोगों की बात करें, वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हैं कि भाई हमको कोटा नहीं मिलता, हमको रिजर्वेशन नहीं मिलता। ठीक है, सारी की सारी जो सीट्स होती हैं वो SCs ले जाते हैं, वो STs ले जाते हैं, इस तरह की डिबेट चलती रहती है। ठीक है, बहुत कम लोग होंगे जो समझेंगे कि रिजर्वेशन का भी क्या फायदा है, रिजर्वेशन क्यों देनी चाहिए। अब इसके चलते अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इकोनॉमिकली काफी वेल ऑफ हैं। हम अगर जाट्स की बात करें, ठीक है, अगर हम हरियाणा में जाट्स की बात करें या मराठास की बात करें, काफी पॉलिटिकली तो बहुत डोमिनेंट कम्युनिटीज हैं। हरियाणा में जाट्स बहुत डोमिनेंट कम्युनिटी है, उसी तरह से गुजरात में पाटीदार जो हैं वो बहुत डोमिनेंट कम्युनिटी है, महाराष्ट्र में मराठास हैं। वो भी चाहते हैं भी हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो बेटे हैं वो भी DSP बने, वो भी SDM बने, सरकारी नौकरी मिले। अब चलो, सरकारी नौकरी के साथ ऑब्सेशन तो ऑल ओवर द इंडिया है ना। नॉर्थ इंडिया में शायद कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेशन है सरकारी नौकरी के साथ कि भी हमने पुलिस में जाना है, हमने IAS बनना है। तो अब अगर हमको कोटा मिलेगा तो हमको शायद हमारे चांस वो बढ़ जाएंगे। तो अब इसके चलते बहुत सारी जजमेंट्स पहले भी पास करी गई थी दैट देखो ऐसा है कि आपने विद इन द स्टेट, अगर राज्य सरकार भी चाहे तो आप कोटा आपने किसी को देना है तो आप दे सकते हैं, लेकिन जो सीलिंग है 50% का, जो कि इंदिरा सानी केस में जो कि वेल एस्टैब्लिश करा गया था, वो 50% सीलिंग वो ब्रीच नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब इस केस के बाद, इस जजमेंट के बाद, इस 3/2 वर्डिक्ट के बाद तो शायद वो 50% जो सीलिंग है वो भी ब्रीच होगी। और आज ये बात का पता चला, 1992 में तो ये बात नहीं करी गई थी, लेकिन आज इस बात का पता चलता है जो मेजॉरिटी वर्डिक्ट आया है दैट देखो जो 50% सीलिंग है ना, ये फ्लेक्सिबल है। ठीक है, तो कोई ऐसी बात नहीं है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है उस प्रिंसिपल को वायलेट नहीं कर रहा अगर 50% ब्रीच भी कर रहा है हमारा ये रिजर्वेशन पॉलिसी। Now, जो real damage है to the anti-caste discrimination, this has been done by the unanimous opinion by the Supreme Court कि भाई economic criteria जो है that alone might be used to determine the eligibility for reservation। ऐसी बात सतीश देशपांडे कह रहे हैं। और economic criteria across all the castes, this denies the possibility of कास्ट बेस्ड फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो यानी कि देखो, अब यानी कि सुप्रीम कोर्ट इनडायरेक्टली ये कह रहा है दैट देखो कि भाई जो लोग ऑलरेडी इतनी जो पिछड़ी जातियों से हैं, जिनको इतने सालों से डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को आ रहा था, वो ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला कोटा नहीं अवेल कर सकते हैं क्योंकि उनके पास ऑलरेडी ये कोटा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और अगेन 50% वाली जो बात है वो भी अब यहाँ पे बात आती है कि भाई अब ये बात पता लग रही है कि भाई तो फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पे। इतने सालों से तो इतनी, जब हमने बात पढ़ी थी, जब हमने बात देखी थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इतने सारे हाई कोर्ट्स के द्वारा, बात यही आती थी कि 50% लिमिट ब्रीच नहीं होनी चाहिए। सतीश देशपांडे कहते हैं कि जो सोशल जस्टिस अपैरेटस है ऑफ द इंडियन स्टेट, दिस इज पॉइज्ड टू रिक्रिएट द मद्रास प्रेसिडेंसीज कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर ऑफ 1921। अब अगर हम मद्रास की लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो एक कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर 1921 में मद्रास की लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास करा था उस वक्त, जहां पे जो सरकारी नौकरियां हैं, ठीक है, और इवन जो सीट्स हैं टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, वो एक पॉलिटिकल फॉर्मूला के हिसाब से एक पर्टिकुलर फॉर्मूला था कि जहां पे कितनी सीट्स होंगी ब्राह्मण्स को जाएंगी, कितनी सीट्स होंगी नॉन ब्राह्मण्स को जाएंगी, कितनी सीट्स होंगी मुस्लिम्स को जाएंगी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर इसके बारे में बात करूं आपके साथ, अब ये जो अब अगर हम बात करें इस कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर की, खास करके मद्रास के कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर की, ठीक है, वहां पे तब जस्टिस पार्टी थी। अब उसने एम्पावर करा कि भाई नॉन ब्राह्मण जो हैं उनको भी जगह मिल सके, उनको भी स्पेस मिल सके पॉलिटिक्स में और प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, अब इसके चलते दिस ऑल्सो इनकम्पास द इंडियन क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स एंड द आदि द्रविडार्स, यानी कि जो द्रविडन लोग नहीं हैं, इन द प्रोविंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग द मद्रास सेक्रेटेरिएट। अब यहां पे दोस्तों बात आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट केस की, जिसके चलते हम फर्स्ट अमेंडमेंट के बारे में पढ़ते हैं। आपने आई एम श्योर ये पॉलिटी में भी पढ़ा होगा। हम बात करें चंपाकम दुरायराजन केस के बारे। सुप्रीम कोर्ट ने 1951 में एक फैसला लिया था इन द स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस श्रीमती चंपाकम दुरायराजन केस, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन करा था जो कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर है कि भाई ये वायलेटिव है ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। आपने आई एम श्योर पॉलिटी में ये बात पढ़ी होगी, बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीस की बात करें तो इस केस के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई देखो ये बात आपकी मान ली कि भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं कि आपने एफर्मेटिव एक्शन देना है टू वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, टू सोशली एंड एजुकेशनली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं। लेकिन जब बात आती फंडामेंटल राइट्स की
और वर्सेस डीपीएसपीएस की, तो फंडामेंटल राइट्स को प्राइमेसी यहां पे देनी चाहिए। तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे एज कम्पेयर टू डीपीएसपी, और इसके चलते फर्स्ट अमेंडमेंट भी यहां पे रखी गई थी। और माइंड यू तब हमारी पहली लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई थी, पहली लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट हुई है 1952 में, लेकिन फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में आ गई थी। जून 1950 में मद्रास के हाई कोर्ट ने एक प्ली एडमिट करी थी, जो कि दुराई राजन जी के द्वारा वहां पे रखी गई थी, दैट उनको एडमिशन नहीं मिल रही है, उनको जो कोटा उनके पास प्रोवाइडेड है, उनको मेडिकल कॉलेज में जो एडमिशन लेनी है, एंड शी बिलोंग टू अ ब्राह्मण फैमिली, और उनके पास कोटा था कि उस कॉलेज में 2 सीट्स हैं जो कि ब्राह्मण लोगों के लिए होती है, और उनको वो सीट नहीं मिल रही है। ठीक है, उन्होंने बोला कि उनके पास उनके जो मार्क्स है वो भी काफी ज्यादा हैं एज कंपेयर टू सम अदर कैंडिडेट्स जिनको ऑलरेडी सीट्स मिली है, टू सम अदर कास्ट, टू सम अदर कैटेगरी, यानी कि जिनको सीट मिली है उनकी कैटेगरी में, उनके कोटा में, उनके जो मार्क्स थे उनसे कम थे। हाई कोर्ट ने बोला था देखो ये तो बात गलत है कि आपको एडमिशन तो मिलनी चाहिए और आपको ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं फेस करना चाहिए जस्ट बिकॉज आप ब्राह्मण कास्ट के हैं। ठीक है, अब मद्रास की जो स्टेट अपील थी, तो मद्रास स्टेट ने क्या किया, मद्रास के हाई कोर्ट ने जो डिसीजन लिया था वो इन फेवर था, दैट वाज इन फेवर ऑफ दुराई राजन। अब लेकिन मद्रास की स्टेट की बात करें, उन्होंने अपील करी अगेंस्ट दिस डिसीजन व्हिच वाज गिवन बाय द हाई कोर्ट, लेकिन इस डिसीजन को भी यानी इस अपील को भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था। ठीक है, अब यहां पे बैकग्राउंड की बात करें तो एक कोटा सिस्टम था इन प्लेस फॉर कॉलेज एंट्रेंस इन मद्रास इन 1950 व्हिच वाज ऑब्वियसली डिराइव्ड फ्रॉम द कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर ऑफ 1921। तो 4 मेडिकल इंस्टीट्यूशंस और 4 इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो थे दे वर सपोर्टेड बाय द स्टेट। जो नॉन ब्राह्मण्स थे उनको 6 सीटें मिलती थी, यानी कि अगर हम 14 सीटों की डिवीजन की बात करें तो 6 सीटें जो थी नॉन ब्राह्मण्स के पास थी। ठीक है, 2 थी बैकवर्ड कास्ट के पास, 2 थी ब्राह्मण्स के पास, 2 थी हरिजन्स के पास, 1 एंग्लो इंडियंस एंड क्रिश्चियंस एंड इंडियन क्रिश्चियंस के लिए और 1 मुस्लिम्स के लिए। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला था। स्टेट ऑफ मद्रास ने बोला था देखो ये जो इन्होंने सिस्टम सेट करा हुआ है ये तो ऑलरेडी दिस प्रैक्टिस हैज बीन देयर फ्रॉम द लास्ट 30 इयर्स, यानी कि 1950-51 की बात है कि जो कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर है 1921 का, उसके चलते ये प्रथा चलती आ रही है। और हमारी जो डीपीएसपी है आर्टिकल 46 के चलते वो भी तो यही बात कहती है दैट द स्टेट शैल एंडेवर कोशिश करेगी स्टेट टू प्रमोट द एजुकेशनल इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और जो बाकी वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं। तो हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं अगर हमने ये कोटा सेटअप करा हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था बहुत हिस्टोरिक था और बहुत डिसाइसिव भी था, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चलते फर्स्ट अमेंडमेंट हम यहां पे देखते हैं टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि एड्रेस करता है हमारे देश की आरक्षण पॉलिसी को, रिजर्वेशन प्रोग्राम्स को। यहां पे क्लॉज 4 को ऐड किया गया था अंडर आर्टिकल 15 एज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब यहां पे द रूलिंग इज बेस्ड ऑन दी कॉन्टेस्टेड कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर विच वॉज इनैक्टेड प्रायर टू द इंडिपेंडेंस, कि भाई ये जो कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर था 1921 का है, अब हम आजाद भारत हैं। ठीक है, अब हमने संविधान अपना बना लिया है। ठीक है, इसके चलते जो हमारी कोटा पॉलिसी है उसको रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब हम ये देखें कि हमने कोटा पॉलिसी इस बेसिस पे नहीं देना कि कौन ब्राह्मण है कि कौन नॉन ब्राह्मण है कि कौन क्षत्रिय है कि कौन बनिया है, हमने उस बेसिस पे नहीं देना। हमने इस बेसिस पे देना है रिजर्वेशन कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कौन सी है और कौन सी ऐसी जातियां हैं जिन्होंने इतने सालों से डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है। तो ये बहुत मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल फैसला था विच क्लियर्ड द पाथ फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट, जिसके चलते क्लॉज 4 जो था आर्टिकल 15 में इंसर्ट करा गया। ठीक है, कि इसके चलते द स्टेट इज ग्रांटेड द पावर टू वर्क फॉर दी बैकवर्ड क्लासेस, जो पिछड़ी हुई जातियां हैं, जो खास करके एजुकेशनली एंड सोशली जो डिस्क्रिमिनेटेड एंड बैकवर्ड क्लासेस है। कहीं पे भी यहां पे इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस है, इकोनॉमिक क्राइटेरिया का बात नहीं करा गया था। यहां पे ये बात नहीं करी गई थी कि आप कितना कमाते हैं, आपकी ईयरली इनकम कितनी है, ये सब बातें यहां पे नहीं करी गई थी। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहली अमेंडमेंट को तब रैटिफाई करा गया था जब लोकसभा वॉज स्टिल बीइंग एस्टैब्लिश्ड। पहली लोकसभा 1952 में स्टैब्लिश होती है। डेविल लाइज इन द डिटेल। अब जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिजर्वेशन है इसको यहां पे रिप्रेजेंट करा गया है एज एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सिटीजंस, यानी कि सिर्फ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की बात यहां पे हो रही है। यह बात हमने पहले भी डिस्कस करी है। तो ओनली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो लोग होंगे वो इस कोटे का अवेल कर सकते हैं, अदर देन दोज ऑलरेडी प्रोवाइडेड रिजर्वेशन अंडर द एससी, एसटी और ओबीसी कोटा। सो लेट्स गेट दिस स्ट्रेट कि जो एलिजिबिलिटी है फॉर दिस ईडब्ल्यूएस कोटा, दिस इज डिटर्मिन्ड नॉट बाय योर कास्ट, तो यानी कि एंटी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात आ जाती है, नॉट बाय योर कास्ट,
not by our social backwardness and not by our educational backwardness. It is solely by economic weakness. अब ये तो कोई भी कह सकता ना कि मैं पैसे कम कमाता हूं, मेरी दुकान है आज के टाइम पे, मैं ITR नहीं फाइल कर रहा हूं, मैं शायद एक महीने के 2 लाख कमाता हूं, लेकिन मैं अपनी ITR में या अपने CEO को बोलूं कि मेरी ITR में कुछ ऐसे फेरबदल करिए कि मैं दिखा सकूं कि मेरी जो साल की इनकम है वो 6 लाख है, 7 लाख है, कि मैंने अपने बेटे को सरकारी नौकरी दिलवानी है, तो उसको इसी बहाने मैं कोटे का अवेल कर लूंगा। तो ये तो कोई बात नहीं बनी कि आपने 8 लाख की लिमिट। अब अगेन ये बात सतीश देशपांडे कह रहे हैं कि ये कोई सेंस नहीं बनता, कोई भी आके बोल सकता है कि भी मैं भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में से हूं, है ना। अब अंडरस्टैंडिंग द मैथ्स करेक्टली, हमारे पास कोई सेंसस नहीं है, अभी 2021 में सेंसस नहीं हुआ, हमारे पास लास्ट जो सोशो इकोनॉमिक का सेंसस था वो 2011 में हुआ था। लेकिन अभी जो रीसेंट आंकड़े हमारे पास हैं, अभी हमको ये भी नहीं पता कि पॉवर्टी की डेफिनेशन क्या है, कि भाई क्या 30 रुपए जो इंसान कमा रहा है वो पुअर है, 32 रुपए इंसान कमा रहा है वो पुअर है, कि जो 100 रुपए पर डे जो इंसान कमा रहा है वो पुअर है, वो हमको नहीं पता। लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करें जो रीसेंट रूरल एंड अर्बन ऑल इंडिया पॉवर्टी लाइन्स की, which is pegged at rupees 972 and 1407 respectively, यानी कि रूरल के लिए 972 एंड अर्बन पॉवर्टी लाइन 1400 रुपए, इसको एवरेज लेके चलें 1200 रुपए पर पर्सन पर मंथ। तो अगर मान के चलें कि एक घर में 5 मेंबर्स हैं और हर एक इंसान 1200 रुपए कमा रहा है, तो यानी कि फैमिली में 6000 रुपए एक महीने के आ रहे हैं, और 6000 अगर एक महीने के आ रहे हैं इंटू 12 करें तो साल में वो फैमिली के पास कितने पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे वो कमा रही है वो फैमिली, 72,000 रुपीज, 72,000 रुपीज। और EWS की एलिजिबिलिटी लिमिट आपने कितनी रखी है, 8 लाख रुपए की। तो ये दिस इज मोर देन 11 टाइम्स दिस अमाउंट, 8 लाख इज 11 टाइम्स मोर देन 72,000। तो इकोनॉमिक वीकनेस जो है दिस हैज नथिंग टू डू विद पॉवर्टी। अब इकोनॉमिक वीकनेस को आप कैसे डिफाइन करेंगे, ये 8 लाख वाला जो आर्ग्यूमेंट है सरकार के द्वारा, सतीश देशपांडे कह रहे हैं कि ये यहाँ पे सब्सटैंशियल नहीं है, वैलिड नहीं है। फिर क्रीमी लेयर की बात करते हैं। अब ओबीसी में भी बात आती है क्रीमी लेयर की, देयर इज अ कंडीशन कि भी आप बेशक ओबीसी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप लेट्स से 8 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आप ओबीसी कोटा अवेल नहीं कर सकते हैं सरकारी नौकरियों के लिए, ठीक है। तो क्रीमी लेयर एक्सक्लूजन इज 8 लाख फॉर द ओबीसी एंड फॉर इंक्लूजन फॉर द ईडब्ल्यूएस दिस इज 8 लाख। तो अगेन यहाँ पे एक डिलेमा आ जाता है, यहाँ पे कंफ्यूजन आ जाता है। तो व्हाट एग्जैक्टली इज द क्रीमी लेयर, अब इस बात को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। तो यानी कि ईडब्ल्यूएस केस में, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन केस में, तो ये तो पॉजिटिव कंडीशन है कि अगर आपकी जो फैमिली इनकम है वो 8 लाख है, 8 लाख है उससे कम है, लेकिन आप ओबीसी में अगर हैं तो 8 लाख या 8 लाख से अगर आप 8 लाख की अगर आपकी फैमिली इनकम है तो आपको ओबीसी कोटा नहीं अवेल कर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस में वो कोटा अवेल कर सकते हैं। सो कंफ्यूजन। सो व्हाट इज द क्रीमी लेयर, नाउ दिस इज समथिंग, लेट्स सी आने वाले टाइम में और क्या चीजें आती हैं, लेकिन अभी तक के लिए तो सुप्रीम कोर्ट का जो 5 जज बेंच था उसने ये फैसला दे दिया है कि भी जो ईडब्ल्यूएस कोटा है ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को वायलेट नहीं करता। लास्ट आर्टिकल आज का, कंटेंट मॉडरेशन थ्रू को रेगुलेशन। देखिए दोस्तों, सोशल मीडिया की बात करें ना, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने अपने करियर्स भी सोशल मीडिया के जरिए शुरू करे हैं। सोशल मीडिया सही मायने में देखें तो हमारे देश को बहुत डेमोक्रेटाइज भी करता है और बहुत अच्छी बात भी है, लेकिन जहाँ सोशल मीडिया के बहुत फायदे हैं वहाँ पे सोशल मीडिया के बहुत नुकसान भी हैं। अगर हम हेट स्पीच की बात करें, डिसइंफॉर्मेशन की बात करें, इन्फोडेमिक की बात करें, वो भी हमने बहुत देखा, खास करके पैंडेमिक टाइम में सोशल मीडिया पे कितना सारा कंटेंट ऐसे फ्लोट हो रहा था जो कि सही नहीं था, करेक्ट नहीं था, लेजिटिमेट नहीं था। तो हार्मफुल इंपैक्ट जो है ऑफ कंज्यूमिंग द कंटेंट ऑन सोशल मीडिया, उसके बारे में भी हमको पता है, ठीक है। अब अगेन एट द सेम टाइम जहां पे हम हार्मफुल कंटेंट की बात कर रहे हैं, राइटफुल कंटेंट की बात कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया इंटरमीडियरी यानी कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इनकी जिम्मेवारी भी बनती है कि सिटीजन्स की फ्री स्पीच को भी प्रोटेक्ट करना। अब ऑफ कोर्स फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन यहां पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी आ जाती हैं, ठीक है। अब कुछ प्लेटफॉर्म्स ने, ठीक है, सम प्लेटफॉर्म्स दे हैव कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म्स फॉर एड्रेसिंग द यूजर ग्रीवेंसेस। फेसबुक के पास एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ओवरसाइट बोर्ड है, ठीक है, जहां पे जो लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो ग्रीवेंसेस हैं, वो इस प्लेटफॉर्म पे रेस कर सकते हैं। और कंटेंट मॉडरेशन प्रैक्टिसेस के लिए भी फेसबुक ने ये ओवरसाइट बोर्ड जो है प्लेटफॉर्म बनाया है, ठीक है। भाई आप कंटेंट देखें कि कोई बुरा कंटेंट तो नहीं फ्लोट हो रहा फेसबुक के ऊपर, कैसे उस कंटेंट को हम टेक डाउन कर सकते हैं, कैसे उस कंटेंट के चलते अगर वो कंटेंट वायरल हो जाता है, अगर वो कंटेंट फेक है, अगर वो इन्फॉर्मेशन वैलिड नहीं है, उसके चलते दंगे हो जाते हैं, कम्युनल वायलेंस हो जाता है, तो ये जिम्मेवारी अब फेसबुक की है, इंस्टाग्राम की है, जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं, कि उनको कंटेंट को मॉडरेट करना है। और अच्छी बात भी, कंटेंट को मॉडरेट करना भी चाहिए। जहां पे ग्रीवेंस रिड्रेसल की बात आती है, तो बिफोर दिस गाइडलाइंस, बिफोर द डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड ऑफ 2021, उससे पहले जो इंटरमीडियरीज हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर की बात करें, वो वॉलंटरी था उन प्लेटफॉर्म्स के लिए टू एस्टैब्लिश अ ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म।
हो सकता है कि मेरे को थोड़ी ग्रीवेंस हो कि मेरी कोई पोस्ट है उसको टेक डाउन क्यों कर दिया गया है, ट्विटर ने वो उस पोस्ट को डिलीट कर दिया है, फेसबुक ने उस पोस्ट को डिलीट कर दिया है, या फिर हो सकता है कि मैं अपने इंस्टाग्राम की फीड देख रहा हूँ, फेसबुक की फीड देख रहा हूँ, ट्विटर की फीड देख रहा हूँ, वहाँ पे कम अक्रॉस अ पोस्ट जो कि मुझे ऑब्जेक्शनेबल लग रही है, जो मुझे लग रहा है सही नहीं है, उस बात को लेकर मैं कंप्लेंट कर सकता हूँ, ग्रीवेंस रेज कर सकता हूँ। पर मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे ये ग्रीवेंस में रेज कर सकूँ, अगर तो मैं यूजर हूँ ट्विटर का, फेसबुक का या इंस्टाग्राम का। लेकिन जब तक ये गाइडलाइंस नहीं आई थी तब तक तो वॉलंटरी था, लेकिन इन गाइडलाइंस आने के बाद, ये जो डिजिटल मीडिया गाइडलाइंस आने के बाद मैंडेटरी हो गया हर एक प्लेटफॉर्म को, हर एक इंटरमीडियरी को, कि आपको एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म एस्टैब्लिश करना है ताकि जो यूजर्स की कंप्लेंट्स हैं फिक्स टाइमलाइंस के अंदर आप वो रिजॉल्व कर सकें। फिर यहां पे बात आती है ग्रीवेंस अपैलेट कमिटी की। अब ये जो ग्रीवेंस अपैलेट कमिटी है ना, अब चलो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म की हम बात करें तो यहां पे जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, जो लोगों की शिकायतें हैं, यहां पे अब एक जीएसी होगा, ग्रीवेंस अपैलेट कमिटी होगा, जिसमें जो अपॉइंटीज होंगे वो सारे सरकार के द्वारा होंगे, ठीक है। और ये बैठेंगे भाई, अगर आप मान लीजिए मैंने कोई मैंने अपील करी प्लेटफॉर्म के ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म में, फेसबुक का कोई ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है या ट्विटर का है, मैंने कुछ वहां पे कंप्लेंट करी, ठीक है, उन्होंने फैसला मेरे फेवर में नहीं दिया, तो फिर मैं क्या कर सकता हूं, फिर मैं आगे ऊपर जाने के लिए, जैसे अपीलेट कोर्ट होता है, तो मैं सरकार के इस जीएससी को अप्रोच कर सकता हूं। तो ये क्या सिग्निफाई करना चाह रहा है भाई, देखो, या तो आप इंपावर करो, डिजिटल मीडिया का जमाना है, डिजिटल इंडिया का जमाना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो आप या तो, यानी कि सरकार को ये बात कही जा रही है कि सरकार को कोलैबोरेट करना चाहिए इंटरमीडियरीज के साथ, इन प्लेटफॉर्म्स के साथ, कि कैसे वो रेगुलेशंस को थोड़ा फैसिलिटेट कर सकते हैं, ना कि रेगुलेशंस और ज्यादा टाइटन करें, ठीक है। बिकॉज अगेन, आप कहीं ना कहीं सरकार की मंशा क्या है, क्या वो ऑनलाइन स्पीच को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है बाय एस्टैब्लिशिंग दिस ग्रीवेंस अपीलेट कमिटी, क्योंकि इस कमिटी में सारे के सारे अपॉइंटीज कौन है, वो सरकार के ही द्वारा अपॉइंटेड लोग हैं, यानी कि इस इंटरमीडियरी से, यानी कि किसी भी इंटरमीडियरी से या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जो लोग हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, वो इस अपीलेट कमिटी में नहीं होंगे। सोशल मीडिया डेमोक्रेसी की बात करें, आजकल के ऑनलाइन एनवायरनमेंट में दी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन ऑनलाइन स्पीच इज अनसस्टेनेबल। ये कब तक आप करेंगे, कब तक सरकार इस बात को कंट्रोल करके रखेगी, कब तक आप अपना जो इंटरफेरेंस है इसमें लेके आ पाएंगे? दैट इज नॉट सस्टेनेबल फॉर अ लॉन्ग टाइम। आप इतना, आपके पास ऐसे, अब आपको क्या पता कि जो लोग आप अपॉइंट कर रहे हैं जीएससी में, उनको पता भी है ऑनलाइन स्पीच को कैसे रेगुलेट करना है, उनको क्या पता कि कौन सा कंटेंट अच्छा है, कौन सा नहीं अच्छा। क्या सरकार अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को प्रमोट करना चाहेगी, कि क्या सरकार वही कंटेंट को रिमूव करना चाहेगी जो कि सरकार के अगेंस्ट है, जो सरकार की पॉलिसीज के अगेंस्ट है? ये बात भी यहां पे आ जाती है। सोशल मीडिया में लाखों करोड़ों यूजर्स हैं, ठीक है। प्लेटफॉर्म जो है आज के टाइम पे, इलेक्शन जो होते हैं, चाहे अमेरिका में हो चाहे इंडिया में हो, वो फेसबुक पे हो रहे होते हैं, ठीक है, वो इंस्टाग्राम पे हो रहे होते हैं। ये तय करते हैं कि आने वाले समय में कौन सी सरकार आने वाली है। पब्लिक डिस्कोर्स की हम बात करें, पब्लिक डिबेट्स की बात करें, किसी लेजिस्लेटिव प्रपोजल की हम बात करें, और खास करके अगर हम फार्म लॉ की भी बात करें, फार्म बिल्स, जो हमारे फार्म प्रोटेस्ट भी चले थे अगेंस्ट द 3 फार्म बिल्स, तो कितना सारा ओपिनियन जो था वो सोशल मीडिया पे भी प्रोपेगेट करा गया था। तो ठीक है, सोशल मीडिया है, दैट्स फ्री फॉर ऑल, तो लोग अपने ओपिनियंस वहां पे डालते हैं। सोशल मीडिया वॉरियर्स की बात करें, ज्यादा चिंता की बात क्या है, जो इलीगल और हार्मफुल कंटेंट है जो ऑनलाइन प्रेजेंट है आज के टाइम पे। डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन की बात करें सोशल मीडिया, कोविड के चलते भी हमने कितना सारा, हमने इन्फोडेमिक की बात करी, फेक इन्फॉर्मेशन की बात करी, ठीक है, फ्री स्पीच है, लेकिन अब वो फ्री स्पीच को हमको रिस्पेक्ट भी करना है ना, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी आ जाती है, ठीक है। अब लेकिन स्टेक्स जो है फ्री स्पीच में वो बहुत ज्यादा हाई है। अब लोग चाहते हैं उनकी स्पीच को प्रोटेक्ट किया जाए। अगर आज आप मेरी पोस्ट को डिलीट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जो मैंने बात बोली वो सही है, लेकिन अगर उसको आप डिलीट कर देते हैं तो मेरे को लग सकता है कि भी आई कैन फाइंड इट ऑफेंसिव कि भी मेरी पोस्ट को आपने डिलीट क्यों किया, मेरी फ्री स्पीच है, मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो हर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे प्रपोजल दिया गया है कि एक मॉडर्न इंटरमीडियरी लॉ यहां पे लेके आया जाए, जो कि री इमेजिन कर सकता है द रोल ऑफ द गवर्नमेंट्स, कि कैसे गवर्नमेंट्स और ये जो कंपनीज हैं, सोशल मीडिया कंपनीज हैं, कैसे इफेक्टिवली कोलैबोरेट कर सकती हैं रेगुलेशंस को थोड़ा इजी करने के लिए। तो मॉडर्न इंटरमीडियरी लॉ की हम बात करें तो जैसे अभी रिसेंटली यूरोपियन यूनियन का DSA, डिजिटल सर्विसेज एक्ट जो है, ये एक बहुत अच्छा रेफरेंस पॉइंट है। अब जो DSA है ये रेगुलेट करता है इंटरमीडियरी लाइबिलिटी को। इंटरमीडियरी अगेन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये इंटरमीडियरीज है जहां पे हम अपना कंटेंट डालते हैं, ठीक है, एज अ थर्ड पार्टी है, ठीक है। उसकी लाइबिलिटी को ये DSA एक्ट यहां पे रेगुलेट करता है। दिस रिक्वायर्स द गवर्नमेंट टू टेक दिस, इट रिक्वायर्स गवर्नमेंट टेक डाउन ऑर्डर्स टू बी प्रोपोर्शनेट एंड रीजनेबल। लेकिन जो DSA है ये इंटरमीडियरीज को भी एक मौका देता है, अपॉर्चुनिटी देता है कि अगर वो चाहे सरकार के किसी फैसले को, सरकार ने बोला कि भाई ये जो कंटेंट आपके प्लेटफॉर्म पे आया है ये ऑब्जेक्शनेबल है, ये अच्छा नहीं है, इसको आप टेक डाउन करो, इसको ब्लॉक करो। लेकिन अगर
अगर इस किसी सोशल मीडिया कंपनी को लगता है, लेट्स से सरकार ने ट्विटर को ये बात बोली, लेकिन ट्विटर कहता है देखो ये जो फैसला आपने हमको सुनाया ये सही नहीं है, हम इस कंटेंट को टेक डाउन नहीं करेंगे, तो ये मैकेनिज्म इस पर्टिकुलर एक्ट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, कि जो भी उनके चैलेंजेस हैं वो सरकार को बता सकते हैं। नाउ दीज प्रोसेसेस विल स्ट्रांगली सिक्योर फ्री स्पीच ऑफ ऑनलाइन यूजर्स, बिकॉज अगेन जो ऑनलाइन यूजर्स हैं, अगर हम अपनी बात करें, हमारा ट्रस्ट बना हुआ है इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, अगर हमारा कंटेंट रिमूव किया जाएगा तो डेफिनेटली दे विल ऑल्सो स्टैंड टू लूज द सोशल मीडिया कंपनीज। सो देयर हैज टू बी मैकेनिज्म कि जहां पे सोशल मीडिया कंपनीज भी डिसएग्री कर सकती हैं सरकार के किसी ऑर्डर से टू टेक डाउन द कंटेंट। Now, role of the platforms. Most importantly, एक intermediary law जो है, this must devolve crucial social media content moderation decisions at the platform level. Now, platforms they must have the responsibility कि कैसे वो अपने content को regulate कर सकते हैं। सरकार को थोड़ा भरोसा दिखाना पड़ेगा इन social media platforms को, जिसके चलते co-regulatory framework जो है वो facilitate हो सकता है। और यहाँ पे 3 functions की बात करी गई है जहाँ पे हम co-regulatory framework की बात करते हैं। पहली बात तो जो प्लेटफॉर्म्स है, देखो किसी को भी आप कहेंगे ना ऐसा करो वैसा करो, किसी को ऑर्डर लेने अच्छे नहीं लगते हैं, है ना। अब ठीक है, अब आप उनको अलाउ करेंगे, उनको इंसेंटिवाइज करेंगे, एम्पावर करेंगे कि भाई देखो ऐसा है, जो आपको लग रहा है कंटेंट जो ऑब्जेक्शनेबल है, जो अच्छा नहीं है, जो कि ऐसे कम्युनल डिसहार्मनी प्रमोट कर सकता है, दंगे फैला सकता है, उस कंटेंट को आप अपने हिसाब से जैसे आप टेक डाउन करना चाहते हैं वैसे करिए। तो सरकार को यहाँ पे ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा। अब अगर प्राइवेट सेंसरशिप भी अच्छी बात नहीं है और ना गवर्नमेंट सेंसरशिप अच्छी बात है, तो क्यों ना जैसे हम पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, तो एक तरह से यहाँ पे बात जो करी जा रही है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं और जो पब्लिक सेक्टर है वो कोलैबोरेट करें, ताकि कोलैबोरेट करके वो तय कर सकते हैं कि कौन से कंटेंट को टेक ऑफ करना है, कौन से कंटेंट को नहीं टेक ऑफ करना, कीपिंग इन माइंड द फ्री स्पीच ऑफ द सिटीजंस, ऑफ द यूजर्स यूजिंग दैट प्लेटफॉर्म। And this will be a win-win for both, for the government and for the social media companies. Online platforms themselves they seek to promote platform speech and security. उनके पास कुछ ऐसे टूल्स होते हैं, कुछ ऐसे उनके पास कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसके चलते जो ऐसा कंटेंट है जो कि बहुत वायरल हो सकता है, जो कि फेक कंटेंट है, जो कि ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है, वो कंटेंट लोगों की फीड पे अपीयर ही नहीं होगा, ठीक है, वो कंटेंट और ज्यादा वायरल होगा ही नहीं, जिस कंटेंट में पोटेंशियल है कि वो वायरल हो सकता है। तो आप इंसेंटिवाइज करिए ना सोशल मीडिया कंपनीज को भी कि वो भी एज गुड सैमरिटन्स वो भी एक्ट कर सकते हैं, दे कैन बिल्ड अ हेल्दी ऑनलाइन एनवायरनमेंट। Perfect synergy, यानी कि synergy between both the social media companies and the government. That instituting co-regulatory mechanisms also allows the state to outsource the content regulation. It is not very important for the state to be involved everywhere. Why does the state has to be involved everywhere? Trust the social media platforms, give them the opportunity, give them the leverage that they can also regulate the content themselves because they are better equipped. उनके पास ज़्यादा बेटर टूल्स हैं, ज़्यादा बेटर सॉफ्टवेयर्स हैं कि वो जो मॉडर्न कंटेंट मॉडरेशन चैलेंजेस है उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं। And at the same time protecting free speech, that is also very very important. Of course absolute free speech नहीं होती है, reasonable restriction होती है, ठीक है। social media content moderation tools जो होते हैं they are not limited to the removal or suspension of post, but जैसे आपको मैंने अभी बताया था उनके पास कुछ ऐसे tools भी होते हैं जो कि deprioritize कर सकते हैं ऑफ द कंटेंट, जिसके चलते उस कंटेंट को जो पोटेंशियल है कि वायरल हो सकता है उसकी विजिबिलिटी रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। तो कंक्लूजन की बात क्या आती है, तो ये जो गवर्नमेंट अपीलेट कमिटी है जिसमें सारे गवर्नमेंट नॉमिनीज ही होंगे, इस आइडिया को दैट शुड बी डन अवे विद, बिकॉज दैट विल डू व्हाट, दैट विल कंसंट्रेट द ओनरशिप, द पावर इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट, which is not in synchronization with free speech, free online speech. एक डिजिटल इंडिया एक्ट की रिक्वायरमेंट है which would be the perfect successor to the IT Act. IT Act में भी बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। Now the question of the day, terrorist acts of the future will need fewer people to carry out, with their supporters having more and more anonymity. इस बात पे आपने कमेंट करना है 250 शब्दों में, और इस क्वेश्चन को आप कहां पोस्ट कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। सो वी हैव अ टेलीग्राम चैनल, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, एडिटोरियल्स विद मीन्स आंसर राइटिंग। तो यहाँ पे आप अपना क्वेश्चन का जो आंसर है कल दोपहर को 12 बजे तक पोस्ट कर सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों अभी आप वीडियो को देखते देखते इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये लिंक दिखाई देगा, इस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के टुवर्ड्स रीडायरेक्ट किया जाएगा। और यदि अगर आपको ये दिखता है कि ये लिंक एक्सपायर हो चुका है, अगर आपको टेलीग्राम चैनल के टुवर्ड्स नहीं रीडायरेक्शन मिलता, तो आप हमारे इस नंबर पे 6280133177 इस नंबर पे आप अपनी टेलीग्राम की ऐप से एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं और आप हमको मैसेज कर सकते हैं दैट आप इस टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं और हमारी टीम के द्वारा आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों बेस्ट आंसर की बात करें तो कोई भी आंसर बेस्ट नहीं है। अगेन द डिमांड द क्वेश्चन कोई बच्चा नहीं समझ पाया है। मनमीत मैम और मैं इस बात के इसको लेके बात भी कर रहे थे, जो भी आपने आंसर्स पोस्ट किए थे। हम क्या होता है ना कि क्वेश्चन कोई पढ़ते हैं तो हम वही लिख देते हैं जो कि हमको आता है, हम ये नहीं देखते कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है।
तो प्लीज़ आप मॉडल आंसर को देखिएगा। मॉडल आंसर को शाम को हम 6 बजे पिन करेंगे टेलीग्राम के ग्रुप में, तो उससे आपको आइडिया होगा कि आपने क्या आंसर करना था एक्चुअल में। तो आपको मॉडल आंसर देके डायरेक्शन पता लगती है आंसर की, और कैसे आप अपने कंटेंट को और बेटर तरीके से फ्रेम कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज की चर्चा में इतना ही होगा। मैं आपसे विदा लेता हूं और आपको मिलूंगा कल और चर्चा के साथ और एनालिसिस के साथ। तो आप अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।